नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है जिस पर आप किसी भी फसल की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज हम खीरे की फसल के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, क्योंकि खीरे ऐसी फसल है जो कि ठंड के समय पर नहीं हो पाती है और उसकी जो शुरुआत है वो आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश साहू। आप देख रहे हैं एग्रोजीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो जानकारी आपको दी जाती है, यदि वो आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 5 पॉइंटों के आधार पर हम खीरे की फसल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि संपूर्ण होगी कि आपको रोग कौन से आएंगे, जमीन की तैयारी कैसे करें, ये सारी चीजें हम 5 पॉइंटों के आधार पर क्लियर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा 5 वैरायटियों के बारे में, जो कि टॉप की वैरायटी हैं, जिनका यदि आप उत्पादन लेते हैं तो आपको उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ में उसके रेट भी बढ़िया मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा सही समय, कि खीरे को लगाने का सही समय कौन सा है। जब भी हम किसी भी फसल को लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है हमारी जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किस समय पर होता है, तो फरवरी के महीने में जब आप 15 फरवरी या फिर सेकंड सप्ताह से ही हम देखते हैं कि हमारा जो रात का टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री से ऊपर आपका हो जाता है और दिन का जो तापमान है वो लगभग 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक आपका रहता है। तो ऐसे समय पर जो खीरे की फसल है वो आपकी जनरेट हो जाती है और साथ में आपकी थोड़ी बहुत ग्रोथ आपकी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़े होते जाता है और टेम्परेचर हमारा रात का बढ़ते जाता है, तो खीरे की जो ग्रोथ है वो आपकी बढ़ने लगती है। इसका सही समय इसलिए भी ये है क्योंकि इस समय पर शादी विवाह का सीजन होता है, तो खीरे की अच्छी खासी डिमांड होती है मार्केट पर। यदि इस समय पर उत्पादन होता है आपका, तो आपके रेट जो है बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। और एक बात और, यदि आपको और अर्ली लगाना है तो फिर आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ती है जनवरी के महीने में। यदि आप जनवरी के महीने में नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो फिर आप फरवरी के महीने में उसको टीपी आप कर सकते हैं, यानी कि उसकी रोपाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने पीछे करेले की टीपी क्यों हुई थी, जबकि इस समय पर संभव नहीं है। हमने दिसंबर के महीने में इसी नर्सरी तैयार करना स्टार्ट कर दी थी। पॉइंट दोस्तों, जमीन की तैयारी। किसी भी फसल को लगाने के पहले आपको जमीन की तैयारी करनी पड़ती है। जमीन की तैयारी में 2 चीजें आती हैं, एक तो बेसल डोज और दूसरा आता है आपका जुताई वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है अपनी बेड को जो है बनाने के लिए आप प्लाऊ कर लें, कल्टीवेटर से लेवल करें, पाटा लगाएं और इसके बाद फिर बेड बनाएं। आप एक बार बेड बनाने के बाद उसमें आपको बेसल डोज डालना होता है। तो बेसल डोज में आप जो है 1 बोरी डीएपी, 1 एकड़ के लिए हम बात कर रहे हैं, 1 बोरी डीएपी, दूसरा उसमें साथ में हम पोटाश डालेंगे, वो भी 25 केजी। ठीक है, इसके साथ हम 10 केजी सल्फर और जो इफ्को की सागारिका होती है दानेदार, उसको हम डालेंगे 10 केजी। ये जब आप डालते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो आपको एनपीके चाहिए रहता है वो आपको मिल जाता है, दूसरा सल्फर मिल जाता है, क्योंकि भारत की ज़मीनों पर सल्फर की काफ़ी कमी है। ठीक है, और तीसरा जो सागारिका है वो सीवीड होती है उसमें, तो ये नेचुरल ग्रोथिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। शुरुआती अवस्था में ये बहुत ही आवश्यक होता है, बाद में हम इसका स्प्रे भी लेते हैं लिक्विड सागारिका का। तो ये रहा दोस्तों बेसल डोज। बेसल डोज को डालने के बाद यदि आपके पास गोबर खाद हो तो इसको आवश्यक रूप से आप डालें, या फिर केंचुआ खाद को भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात ये है कि आपको जो गोबर खाद इस्तेमाल करनी है वो पूर्ण तरीके से गल चुकी हो। आप कच्चा गोबर बिल्कुल भी ना डालें। तो एक बार खाद को डालने के बाद, चाहे वो गोबर खाद हो चाहे फिर वो बेसल डोज आपकी रासायनिक खाद हो, उसको डालने के बाद एक बार आपको फिर से रेजर चलाना पड़ता है, जैसा कि आप वीडियो पर देख सकते हैं। जब आपकी बेड बन के तैयार हो जाए तो उसको लेवल करने के बाद, क्योंकि उसमें कोर होती है, कोर को लेवल करने के बाद क्या करें, आप फिर उसमें ड्रिप लाइन बिछाने के बाद मल्चिंग करें, यदि आपके पास ड्रिप लाइन हो तो। या फिर आप सीधे अगर फ्लैट विधि से करना चाहते हैं तो फिर आप बेड की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ना रखें, आप फ्लैट पानी यदि देते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि यदि आप ड्रिप लाइन और मल्चिंग की सतह से फार्मिंग करते हैं तो आपको इसके जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मल्चिंग करने के बाद इसमें 1 फीट पर आपको होल करना है। ठीक है, और 1 फीट में होल करने के बाद आपको सीडलिंग इसमें करनी होती है। जब भी आप इसमें सीडलिंग करें या फिर रोपाई करें तो आपको एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप नई बेड बनाते हैं तो आपको जो पानी की मात्रा है वो आपको कम से कम 8 दिन पहले से ही देना स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर जब अब नई बेड होती है तो मिट्टी में जब आप पानी देते हैं तो आपने देखा होगा कि जो है गर्मी जो है ऊपर आती है हमारी प्लास्टिक के कारण। तो पौधा जब हम लगाते हैं या फिर छोटा पौधा जो होता है हमारा, उसमें बनने की शिकायत आती है। वो इसलिए क्योंकि आप जो है थोड़ा बहुत पानी देते हैं और इसके बाद फिर रोपाई कर देते हैं, फिर वो जो है गर्म भाप जो निकलती है वो हमारे पौधे को नुकसान करती है। तो ये रही दोस्तों जमीन की तैयारी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बीज की मात्रा और साथ में स्टेकिंग।
अब बीज की मात्रा की जब हम बात करते हैं तो बीज अगर डायरेक्ट स्विंग आप करते हैं तो लगभग 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक आपको सीड की मात्रा लगेगी। वहीं हम रोपाई में पौधे की बात करते हैं तो लगभग 7,000 से लेकर 8,000 पौधे तक आपको लगेंगे। यदि आप 5 फीट की दूरी पर बेड बनाते हैं यानी कि बेड टू बेड 5 फीट और पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो आपकी रहेगी 1 फीट। यदि इस स्थिति में आप बेड बनाते हैं तो लगभग आपके जो पौधे हैं वो 7,000 से लेकर 8,000 तक लग सकते हैं। थोड़ा बैकअप बना के आपको चलना पड़ेगा, यानी कि पौधों की जो संख्या आपको थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि कोई पौधा खराब होता है तो उसकी फिर दोबारा से आप गैप फिलिंग कर सकें। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप गिनती से बिल्कुल पौधा ना लाएं, आप थोड़ी एक्स्ट्रा पौधे लाएं, कम से कम 10% पौधे आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। और जब आप खुद नर्सरी तैयार करें तो भी आप जो है कम से कम 20% नर्सरी आप एक्स्ट्रा बना के रखें, तो आपका जो नुकसान है वो नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टेकिंग। तो स्टेकिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि बांस के जो खम्भे हैं आपको लगाने पड़ेंगे। बांस की जो संख्या है वो 1 एकड़ पर लगभग आपको 1100 बांस लगेंगे यदि आप सिंगल बांस लगाते हैं तो। यदि आप कैंची मेथड से लगाते हैं तो फिर आपको जो बांस की संख्या है वो लगभग 2200 लगेगी। तो आप यदि सिंगल फसल लेना चाहते हैं, सिर्फ खीरे की फसल लेना चाहते हैं, तो फिर आप जो बांस की स्टेकिंग करें वो सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसके बाद और किसी फसल को प्लान करते हैं तो फिर आप कैंची विधि से करते हैं तो ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आप बार-बार जो है स्टेकिंग आपको निकालनी रखनी नहीं पड़ेगी। 10 फीट में एक बाँस आपको लगाना होगा। इसके बाद आप उसमें जाल बनाएँ। ऊपर आपको पेड़ वायर लगाना पड़ेगा जो कि नायलॉन का वायर होता है, और लगभग नायलॉन का वायर जो है हमारा 30 से 35 किलो वायर आपको लगेगा टॉप में। और नीचे तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप जो कैन होती हैं, जो सुतली होती है प्लास्टिक वाली, उसको भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। इसके बाद जो आपका रजाई वाला धागा होता है या फिर जो स्टेकिंग के लिए धागा भी इस्तेमाल करते हैं हम, उनका भी इस्तेमाल करने के बाद आप जो जाल बना के पौधे को ऊपर चढ़ा देते हैं। पौधे को ऊपर चढ़ाने का सीधा सा मकसद ये होता है कि एक तो आपको रोगों से आपका बचत हो जाती है, दूसरा आप स्प्रे भी बढ़िया तरीके से ले सकते हैं, तीसरा आपको हार्वेस्टिंग जो आप करते हैं, फलों की तुड़ाई करते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी होती है आपको। ठीक है, तो ये सारी जो फ़ायदे हैं वो आपके स्टेकिंग में हो जाते हैं, और फलों का जो साइज़ है वो बेहतर आता है, और दूसरा आपका जो कलर है वो एक सा होता है, शाइनिंग उसमें बढ़िया होती है, तो मार्केट में जिसके रेट हैं वो आपको बढ़िया मिलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपको बीजे की मात्रा और दूसरा आपकी स्टेकिंग। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रमुख रोग और उपचार। तो हम जब भी आपको किसी भी फसल के बारे में बताते हैं तो हम जो है उसके रोग और उपचार के बारे में ज़रूर बताते हैं। यदि ये बात आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल पर तो फिर आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे कि आप देख रहे हैं करेले की फसल हमने लगाई हुई है, तो नर्सरी से लेके अभी ट्रांसप्लांट तक का हमने वीडियो आपको दे चुका है। आने वाले समय पर भी हम इस पर जो जैसी इसका स्टेज रहेगा, यानी कि जो समय अवधि रहेगी और समय के हिसाब से जो आपको रोग आने वाले हैं, जो स्प्रे होने वाली है, इस सारी समस्याओं का निदान हम करते चलेंगे, ताकि आप जो है अगर हमारे साथों साथ भी कोई काम करते हैं तो भी आप हमारे साथ में ग्रोथ इसमें कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि आने वाले समय पर इसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। रोग इसमें जो आते हैं फंगस संबंधी आते हैं एक, और दूसरा आता है इंसेक्ट संबंधी। तो फंगस संबंधी रोगों में पाउडरी मिल्डी, डाउनी मिल्डी, ये विशेष रोग है इसके। पाउडरी मिल्डी यदि आपके प्लाट पर एक बार आ चुकी है तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए आपको प्रिवेंटिव रूप से इसमें काम करना पड़ेगा। पत्तियों के ऊपर अगर पाउडर नुमा आपको आकृति दिखती है, कोई पाउडर ऐसा दिखता है, तो फिर आप समझ लें कि पाउडरी मिल्डी है। और यदि पत्तों के नीचे कोई पाउडर नुमा आपको दिखता है कुछ और ऊपर पीलापन दिखता है, तो फिर समझ लें आपको वो डाउनी मिल्डी है। ये रही दोस्तों उसकी पहचान। अब हम बात करते हैं उपचार के बारे में। तो उपचार के लिए आप जो है M45 जो कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए कैस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि पाउडर मिल्डी आ चुका है या फिर कुछ लक्षण इसके दिखते हैं। तो आप जो है एक्वेशन प्रो का यदि समय समय पर उपयोग करते रहते हैं तो फिर आपकी जो डाउनी मिल्डी है वो भी आपकी फसल पर नहीं आएगी। आप पाउडरी मिल्डी के लिए जो है निसोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड सल्फर का आप स्प्रे करते हैं तो भी आपकी पाउडरी मिल्डी जो है नहीं आती है, ठंड के समय पर खासकर। अभी कुछ दिनों की समस्या है, जब धूप तेज हो जाती है तो फिर पाउडरी मिल्डी की समस्या हमारी नहीं आती है। डाउनी मिल्डी की समस्या लगातार इसमें बनी रहती है। डाउनी मिल्डी से आपको बच के चलना ही पड़ेगा। इसके लिए आप इक्वेशन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्रोबेट कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्रोबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो मेलोडी को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रिवेंटिव रूप से आप जो है M45 का और कार्बन डाइजिम का, यदि इनका स्प्रे लेते हैं और कार्बन डाइजिम को आप जो ड्रिप के माध्यम से, रोगों को ड्रिप के माध्यम से देते हैं, तो आपको डाउनी मिल्डी की समस्या उतनी नहीं आती है। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट में सबसे पहली समस्या आती है वो आती है थ्रिप्स की और व्हाइट फ्लाई की और लीफ माइनर की। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको समय समय पर इमिडाक्लोपिड, एसिडाम्रोपिड, थाइमाथाक्साम या मार्सल, ठीक है,
इनका इस्तेमाल आपको करते रहना है। करटाप हाइड्रोक्लोराइड का भी आप इस्तेमाल करते हैं बारी बारी से, तो आप देखेंगे कि इंसेक्ट संबंधी यानी कि रस से जितने भी कीट हैं आपको वो कंट्रोल में रहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या खीरे पर एक और आती है, वो आती है फल मक्खी की। फल मक्खी की जो समस्या होती है वो इंसेक्टिसाइड से भी दूर नहीं होती है। इसके लिए आपको जैविक नियंत्रण करना पड़ता है। जैविक नियंत्रण में आपको बता दूं कि जैविक नियंत्रण सबसे अच्छा जो नियंत्रण है वो है फेरोमोन ट्रैप। आप देखें कि जैसे ही आपके प्लाट पर फ्लावरिंग दिखे यानी कि छोटे फल इसमें दिखते हैं, वैसे ही आप जो है फेरोमोन ट्रैप फल मक्खी के लिए आप लगा लें। 8 से 10 इसमें लगा लें आप, वो 15 दिनों तक बढ़िया काम करते हैं आपकी। इसकी जो कीमत है लगभग 60 रुपये से लेकर 80 रुपये तक आपको मार्केट पर मिल जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है 600 रुपये से 800 रुपये पर आप 15 दिन के लिए कंट्रोल पा सकते हैं। जबकि आप कोई भी स्प्रे लेंगे तो इससे कम का नहीं बैठेगा। फिर भी अगर रासायनिक उपचार आप चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेलीकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोलोमोन जो बायर कंपनी का आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेडा क्लोपिड आप समय समय पर देते रहें। दूसरा इमामेक्टिन बेंजोएट का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। आप दोस्तों यदि डिटेल में इन रोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, देखें। आपको काफ़ी समस्याएं जो है रोगों के हिसाब से वीडियो आपको मिल जाएंगे और अच्छे से जो कंट्रोल हम कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो या आपको कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, उत्पादन और आमदनी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारा, क्योंकि हम उत्पादन लेंगे तभी हमें आमदनी मिलेगी और आमदनी लेंगे इसीलिए हम फसल को लगाते हैं। तो उत्पादन की हम बात करें तो हमने जो उत्पादन लिया है खीरे का वो लगभग 20 टन से लेकर 30 टन तक हमने प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उत्पादन लिया है। यदि आपको इसके मार्केट पर 10 रुपये के रेट अगर मिल जाते हैं आपको, तो आप समझ लें कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है, क्योंकि आपको उत्पादन इसमें अच्छा मिलता है। यदि 200 टन आपने ले लिया और आपको 10 रुपये केजी के आपका रेट मिल गए तो आपके 2 लाख रुपए होते हैं। लागत यदि आप 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है लागत आपको ज़्यादा नहीं लगती। आपकी जो फसल है वो 35 दिन में स्टार्ट होती है और लगभग 1 महीने चलने के बाद आपकी समाप्त हो जाती है। यानी इस लगभग 60 से 70 दिनों में आपकी फसल जो है सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की आपकी फसल रहती है। तो दोस्तों आज तो आपने जाना कि कैसे हम ज़मीन की तैयारी करें, कैसे पौधों की संख्या को निश्चित करें, हम स्टेकिंग उसमें कैसे कर सकते हैं, रोगों के बारे में हम जाना। ये सारी जानकारी हमें इस वीडियो पर ली। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात और जानते हैं वो टॉप वेराइटियाँ जो कि हम यदि सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो फसल है वो उत्पादन भी बढ़िया देगी और उसका जो साइनिंग है वो बढ़िया होने के आपको रेट भी बढ़िया मिलेगी। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है दोस्तों वीना क्रस का। हम लगभग 3 सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं अपनी खेत पर, तो हमने देखा कि हमको रेट भी बढ़िया मिले और वेट भी बढ़िया मिला, यानी कि उत्पादन भी बढ़िया आया इसका और मार्केट में इसको हम सेल करने गए तो उसके रेट भी हमें बहुत ही बढ़िया मिले। इसके बाद जो नाम आता है दोस्तों सेमिनिस कंपनी के पद्मिनी का। पद्मिनी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसका जो कलर है थोड़ा सा वाइट होता है, ठीक है। यदि आपके एरिए पर थोड़ा सा वाइट खीरा चलता है तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम सनग्रो कंपनी का एक आता है सीड सेडेनवा के नाम से, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी लगभग वीना क्रस के जैसा ही उसका कलर आता है। इसके बाद हम देखते हैं तो फिर सेमनिस कंपनी की एक और वैरायटी है, वो है दोस्तों मालिनी। मालिनी भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और इसके बाद फिर चियाताई कंपनी की एक रोहन और एक सोहन। रोहन जो होती है थोड़ी डार्क ग्रीन होती है और रोहन जो होती है थोड़ी सी वाइट होती है जैसे कि पद्मिनी होती है। इनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी फसल को बढ़िया उत्पादन लेने के लिए। दोस्तों ये वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।